बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 11 अक्टूबर है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ज़्यादातर लोग इस वीडियो को देखेंगे 12 अक्टूबर को, और उस वक्त चीन और भारत के दरमियान इंतहाई अहम लद्दाख के मामले पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो तनाव है उसके हवाले से टॉप मिलिट्री लेवल के, कोर कमांडर लेवल के मुज़ाकरात जारी होंगे। और इन मुज़ाकरात के हवाले से 2 से 3 इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। भारत ने जर्नैल तब्दील कर दिया है अपना, और जर्नैल भी जंग की सूरत हाल में एक एक्टिव स्टैंड ऑफ जिस वक्त चल रहा है चीन और भारत के दरमियान, उस वक्त इस जर्नैल की तब्दीली और ख़ास तौर पर उस कोर के कमांडर की तब्दीली जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व है इस सारे मामले में, उसका क्या मतलब है उसके हवाले से भी बात कर लेंगे। और क्या अवामिल और क्या वजूहात थी जिसकी वजह से भारत ने यह फ़ैसला भारत को करना पड़ा। और भारत के और चीन के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से एट द आउटसेट में आपको बताऊं कि अमेरिका ने फड्डा डाल दिया। और अमेरिका के जो कौमी सलामती के मशीर हैं रॉबर्ट ओब्राइन, उन्होंने कहा है कि चीन के साथ मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, अब बात मुज़ाकरात से नहीं हो सकती। कि जो उनको अब उनका कहना है, उन्होंने ये कहा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ये तय हो गया उसके ट्रैक रिकॉर्ड से कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की हुकूमत चीन की जो हुकूमत है उसके साथ मुज़ाकरात से नहीं बल्कि किसी और स्ट्रेटजी से बात करनी पड़ेगी। एक तो इसका पहलू यह है कि क्योंकि अमेरिका में इंतखाबात आ रहे हैं, उसका माहौल गर्म है और डोनाल्ड ट्रंप इसी किस्म की पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। एक तरफ से उन्होंने माइक पॉम्पियो को, जो कि वज़ीर ख़ारिजा, उनको लॉन्च किया हुआ है। दूसरी तरफ से रॉबर्ट ओब्राइन की भी अब यही जिम्मेदारी लग रही है कि वो भी एंटी चाइना स्टेटमेंट्स जो हैं वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये तमाम तर काम जो है वो एन उस वक्त हो रहा है कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे होंगे बॉर्डर पर, चुशुल मोल्दो इंडियन साइड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर ये मुज़ाकरात हो रहे होंगे चीन और भारत के दरमियान। और नई दिल्ली में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन के साथ मुलाकात कर रहे होंगे डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारिजा। और वो क्यों आए हैं यहाँ पर? वो तैयारी करने के लिए आए हैं कि 2+2, ये 2+2 फॉर्मेट जो है वो चीन का और जो अमेरिका और भारत का भी है। और क्वाड के बेसिकली जो ममालिक हैं, क्वाड में जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, अमेरिका और भारत, इनके दरमियान ये जो 2+2 फॉर्मेट है, इसका मकसद ये है कि दोनों जो जिन ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके बैक वक्त वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दिफ़ा दोनों साइड से बैठेंगे। तो अब 26 से 27 अक्टूबर को जो मुज़ाकरात 2+2 लेवल के दिल्ली में होने जा रहे हैं, उसके एजेंडा को फाइनल करने के लिए ये मुज़ाकरात, एक और मुलाकात जो है वो दिल्ली में कल चल रही होगी। और 2+2 की जो तैयारियां हैं उसकी अगर आप मीडिया के ऊपर होने वाली रिपोर्टिंग को देखें बाकायदा, तो उसमें नज़र आता है कि इस मुलाकात का मेन फोकस जो है वो इस मरतबा चीन होगा, चीन को काउंटर करना। और क्या ताउन हो सकता है अमेरिका और भारत के दरमियान चीन को काउंटर करने के हवाले से। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा और अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा इलेक्शन से चंद रोज़ पहले, अमेरिका में होने वाले इलेक्शन से चंद रोज़ पहले 2+2 मुज़ाकरात के लिए दिल्ली आएंगे। और वो भारत के वज़ीर ख़ारिजा सुब्रमण्यम जयशंकर और भारत के वज़ीर दिफ़ा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, चीन के हवाले से बातचीत करेंगे कि चीन को कैसे काउंटर किया जाए। अब आ जाते हैं उस स्टोरी की तरफ। मुज़ाकरात के हवाले से जो कि कोर कमांडर लेवल के मुज़ाकरात हैं चीन और भारत के दरमियान, उसके लिए भारत ने जो अपना लिस्ट जारी की है उस डेलीगेशन की जो कि भारत की तरफ से शिरकत करेगा, उसमें PG-K मेनन शामिल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल PG-K मेनन, जो कि इस वक्त तक, अब से कुछ अरसा पहले तक, चंद हफ्ते पहले तक कर्नल कमांडेंट, सिख रेजिमेंट के कर्नल कमांडेंट के तौर पर फ़राइज़ सरंजाम दे रहे थे, उनको बाकायदा अब अपॉइंट कर दिया गया है। ये तय हो चुका है। और एन उस वक्त जिस वक्त चीन और भारत के दरमियान एक एक्टिव मिलिट्री स्टैंड ऑफ जारी है, जंग की कैफियत है, जंग की सूरत हाल है, फ़ौजी मारे गए हैं दोनों जानिब से। और 60,000, अगर जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो का दावा है उसको माना जाए, तो 60,000 चीनी फ़ौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ खड़ा है। और भारत ने अपना कोर कमांडर 14 कोर का फायर एंड फ्यूरी कोर, जिसने बैक वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख की जो है वो जिम्मेदारी भी संभालनी है। और सियाचिन वाला एरिया, कारगिल वाला एरिया जो कि पाकिस्तान के साथ लगता है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए
सबसे अहम कोर है 14 कोर, उसके कमांडर को तब्दील कर दिया। अब इसका बैकग्राउंड जो है मैं आपको आई टेक यू बैक टू 15 एंड 16 जून, 15 और 16 जून की दरमियानी शब क्या हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको सीवी हल्का सा सुना देता हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जो कि अब तक 2019 अक्टूबर 2019 से कोर कमांडर थे 14 कोर के, उनकी सीवी क्या है, उनका रेज्यूमे क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है जी। गैलेंट्री अवार्ड्स हैं इनके पास, बहादुर अफसर जो हैं वो ये तसव्वुर होते थे या हैं अभी भी, अब ये कंफर्म नहीं है कि भारत उनको अभी भी बहादुर समझता है कि नहीं। जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं उनका एक्सपर्ट इनको समझा जाता है। इन्होंने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस के तौर पर काम किया है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के तौर पर ये काम करते रहे हैं, और ये लुक आफ्टर कर रहे थे भारतीय आर्मी के लॉजिस्टिक ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट जो है जितने भी, उसको ये लोग आफ्टर कर रहे थे। यूएन असाइनमेंट पे ये कॉन्गो में सर्व कर चुके हैं। अब इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया और इनको लगाया जा रहा है भारत की जो मिलिट्री एकेडमी है उसमें, और इनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन सिख रेजिमेंट 17th बटालियन से है, उनको जो है रिप्लेस किया जा रहा है, उनको लेके आया जा रहा है। 21 सितंबर को जो मुज़ाकरात हुए थे, जो छठा दौर था चीन और भारत के दरमियान कोर कमांडर लेवल का, उसमें PGK मेनन शरीक थे। अब 15 और 16 जून की दरमियानी शब एग्जैक्टली क्या हुआ था। भारतीय फौज उस वक्त स्टैंड ऑफ जो है वो चल रहा था। स्टैंड ऑफ एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका था जहां पर स्कफल्स हुई थी, भारत और चीन के फौजियों के दरमियान फिस्ट फाइट हुई थी, गालियों का, मुक्कों का, घूंसों, लातों का तबादला हुआ था, लेकिन ज़ख्मी नहीं हुए थे, अमवात नहीं हुई थी। और इस सूरत हाल में 15 और 16 जून की दरमियानी शब, और चीनी फ़ौज जो है वो खासी कुछ एरिया जो है उसको कैप्चर कर चुकी थी भारत का। उस वक्त एक प्लान बनाया गया भारत की तरफ से, और भारतीय फ़ौज जो है उसने एक कंपनी कमांडर संतोष बाबू, उनकी सरबराही में एक फ़ौजी जो है उनको भेजा, और जो पेट्रोल पॉइंट गलवान में, बेसिकली जो गलवान वैली है, वादी गलवान है, वहाँ पर जो पेट्रोल पॉइंट 14 और 15 है, वहाँ पर चीन के एक जो कैंप लगा हुआ था, फौजी कैंप, उसको उखाड़ने का मंसूबा बनाया गया। ये गए, इन्होंने जाके उस कैंप को उखाड़ा, उसको आग लगा दी गई, और फिर उसके बाद भारतीय फ़ौजी जो हैं वो फतह के उस नशे में वहीं पर मौजूद रहे। चीनी फ़ौजी जो हैं वहाँ पर उस वक्त जो मौजूद थे उनकी पिटाई करके उनको मारा गया, उनको वहाँ से भगा दिया गया। तादाद में कम थे, दे वर नॉट रेडी कि इस किस्म का असॉल्ट होगा। भारतीय फ़ौजी वहाँ पर मौजूद थे, और मैं उसके हवाले से फिर तफसील से वीडियोज़ कर चुका हूँ, और उसकी तफसीलात जो हैं वो दीगर सोर्सेज से भी तमाम तकरीबन लोगों के पास पहुँच चुकी है। उस वक्त उस रात फिर ये हुआ कि चीन ने अपनी एक असॉल्ट टीम भेजी, और इंतहाई ख़तरनाक असॉल्ट टीम थी। कोई राइफल्स, गन्स या कोई जदीद वेपन्स, ऑटोमेटिक वेपन्स लेकर नहीं आई थी, बल्कि उनके पास डंडे थे जिनके ऊपर कीलें लगी हुई थी, खारदार तारें लगी हुई थी। और फिर वहाँ पर भारतीय फ़ौज की जो वहाँ पर जो मौजूद थे, जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल संतोष बाबू, उन समेत भारत ने जो तस्लीम किया है वो 20 फ़ौजी जवान जो हैं उनके वो वहाँ पर मारे गए। और जो उसकी तफसीलात सामने आई, जो डीब्रीफिंग हुई फ़ौजियों की लेह अस्पताल में, और फिर उसको रिपोर्ट किया गया इंटरनेशनल मीडिया पर, भारत के मीडिया के ऊपर, मैंने अपने चैनल के ऊपर रिपोर्ट किया। उसमें तफसीलात ये सामने आई कि बाकायदा उस रात बहुत सारे भारतीय फ़ौजी, उन्होंने इस खौफ से कि इनको मार दिया जाएगा, डंडों से, कीलों से, खारदार तारों से जो है वो मार दिया जाएगा, उन्होंने दरिया में छलांगें लगाई। दरिया में शदीद सर्दी की वजह से पूरी रात वो ठिठुरते रहे, उसकी वजह से जो है उनकी अमवात हुई। और भारतीय फ़ौज की सप्लाई लाइन कट चुकी थी। करीबी जो हेडक्वार्टर्स मौजूद थे, यानी कि ले से ना उनके पास कोई कुमक आई, ना उनके पास जो दौलत बेग ओल्डी वाली साइड के ऊपर इनका कैंप मौजूद है, बेस मौजूद है, उसकी तरफ से कोई इमदाद, कोई मदद आई। सप्लाई लाइन कट चुकी थी। 1 से 1.5 दिन के बाद इस तमाम वाक़े के वो अपनी लाशें लेने के लिए गए, और मुज़ाकरात करके अपनी लाशें जो है और ज़ख्मी वो वापस लिए भारत ने। और एक ऐसा बंदा
कोर कमांडर, उसने किस तरीके से ये सब कुछ प्लान किया। हरिंदर सिंह जो है वो कोर कमांडर थे, उनकी बाकायदा एक कोर वहाँ पर पूरी मौजूद है जिसको वो कमांड करते हैं। ले में उनके पास हेडक्वार्टर मौजूद है, उनके वहाँ पर जो दौलत बेग ओल्डी है वहाँ पर मौजूद है। इतना बड़ा वाक़या हो रहा था और उसकी ना कोई सप्लाई लाइन मेंटेन की गई, ना ही भारतीय फौजियों को वहाँ पर मदद जो है वो फराहम की गई। और एक ऐसा बॉच्ड अप ऑपरेशन था जिसने भारतीय फौज की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के हवाले से बहुत बड़े सवाल उठाए। भारतीय वज़ीर आज़म को सरेंडर मोदी के कहा गया, क्योंकि उस वक्त फिर उसके बाद भारत ने बाकायदा सरेंडर कर दिया वो एरिया। चाइनीज़ वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद भारत में एक बाकायदा तूफान मचा, लेकिन उस वक्त हरिंदर सिंह को तब्दील नहीं किया गया। और तब्दील ना करने की जो अब बुनियादी तौर पर वजह लगती है वो वजह ये थी कि ऐन उस वक्त भारत अगर ये सब फैसला कर लेता और उनको उसी वक्त तब्दील कर दिया जाता तो ये बाकायदा सवाल होता है कि ऐसा एक ऑफिसर, एक ऐसा कोर कमांडर किस तरीके से लगा दिया गया कि इतना बड़ा प्लान करा आपने कि 14 पेट्रोल पॉइंट 14 और 15 पर आप चाइनीज़ फ़ौज से पंगा लेंगे उस एरिया में घुस के, और उसके लिए कोई बाकायदा तैयारी नहीं की गई थी। और ये जब सब कुछ हो गया उसके बाद मुज़ाकरात को हरिंदर सिंह जो हैं वो चलाते रहे। पहले जो 6 अदवार हुए हैं और इवन जो 7वां दौर होने जा रहा है, मुज़ाकरात को लीड हरिंदर सिंह नहीं करना है, लेकिन छठे मुज़ाकरात के दौर से भारत ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब इनको अक्टूबर में जब इनका टाइम मुकम्मल हो रहा है इनको कंटिन्यू नहीं करवाया जाएगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये कंट्रास्टिंग पॉलिसी है। बिपिन रावत ने रिटायर हो जाना था, जो कि आर्मी चीफ थे भारत के। उनकी जगह MM नरवाने जब आर्मी चीफ बने, एक बाकायदा ओहदा क्रिएट किया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS जो है वो बनाया गया बिपिन रावत को। जो सूरत हाल और सिनेरियो चल रहा था उस वक्त तो एक्टिवली कोई लड़ाई नहीं चल रही थी। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि सूरत हाल और सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है कि उनको अभी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पर जो इन्होंने फ़ैसला 5 अगस्त 2019 का कर लिया था, उस वक्त कोई बाकायदा स्कर्मिश नहीं चल रही थी, एक्टिव लड़ाई नहीं चल रही थी। उसके बावजूद उन्होंने अपने जनरल को कंटिन्यू करवाया और यहाँ पर इस जनरल को तब्दील करके भेजा जा रहा है, जो कि वाज़ेह सबूत है कि एक फ्लॉप्ड मिलिट्री स्ट्रेटजी के नतीजे में उस रात भारत के फ़ौजी मारे गए। और अब ये जो मुज़ाकरात के लिए और मुज़ाकरात से पहले 7वें दौर से पहले PG के मैनन उनको लगाया जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है। अभी तो ये लगता है कि ये मुज़ाकरात इनकी कोई ख़ास कामयाबी नहीं होगी। एक तो अमेरिका इनको अपोज़ कर रहा है, अमेरिका भी अभी नहीं चाहता कि ये स्टैंड ऑफ जो है वो ख़त्म हो जाए। अब अमेरिका क्या एंट्री डालता है 26-27 अक्टूबर को 2+2 के मुज़ाकरात कैसे होते हैं, उसके हवाले से भी हम नज़र रखेंगे और आने वाली वीडियोज़ में इनके ऊपर बात करते रहेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।